मैं कई बार आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता रहता हूं और उनसे मुझे एक ऑब्जर्वेशन आता है कि कम से कम मुझे आपको गाइड तो करना चाहिए कि आप जो कमेंट्स कर रहे हैं उसका सही मतलब और मायना क्या होता है। आप किस तरह की परेशानी में हैं ये भी समझ में आता है, मगर ये भी समझ में आता है कि कई तरह की लिमिटेशंस होती हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए और उन लिमिटेशंस को ओवरकम करना आपको जहां तक हो सके मैं इस वीडियो से पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। मगर यह जरूर है कि वीडियो की अपनी एक लिमिटेशन है और केस की अपनी खुद की एक लिमिटेशन है। केस 1-to-1 कन्वर्सेशन पर चलता है। किसी वीडियो को डायरेक्ट देखने पर आप उसका एक आइडिया भर ले सकते हैं कि अच्छा इस तरह का एक ऑप्शन है। कभी कभी वो आपके केस से रिजेंबल भी कर सकता है, पर कुछ सवाल फिर भी एक वीडियो बाकी छोड़ देता है कि हाँ शायद ये दो बातें तो मेरी सेटिस्फाइड हो गई, पर मेरे नए सवाल जो दिमाग में आए कि अब अगर ऐसा हुआ या वैसा हुआ या कोर्ट ने ऐसे रिएक्ट किया या सामने वाली पार्टी ने मेरे इस चीज का काउंटर किया तो मैं कैसे डिफेंड करूंगा, या फिर आप उससे अलग कोई और कंडीशन भी अभी भी फेस कर रहे हो अपने केस में कि कुछ चीजें आपकी सेटिस्फाइड हुई कुछ नहीं हुई। तो ये एक 1-to-1 ट्रीटमेंट का पार्ट हो सकता है। यानी कि हम जब तक 1-to-1 नहीं आएंगे तब तक वीडियो आपको मोटिवेशन दे सकता है, खुशी दे सकता है, पर सॉल्यूशन के लिए हमेशा केस का वेरिएशन आपको सामने वाले से डिस्कस करना पड़ता है। काफी लोगों ने ये समस्या भी बताई कि भी ऐसा होता है कि हम आपका वीडियो देखते हैं, आपके सॉल्यूशंस ठीक लगते हैं, पर उसके बावजूद भी कई बार ऐसी समस्या आई है कि वो इंप्लीमेंट करवाने जाते हैं तो ऐसा हो नहीं पाता है। मैं कोशिश करूंगा ये बात भी समझाने की कि किस तरह से होता है, या फिर इसके लिए कुछ शायद आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़े, पर रिजल्ट्स आते हैं। हम ऐसा प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ज्यादातर चीजें मेरी आजमाई हुई होती हैं। मेरे कोर्स होल्डर्स के साथ हम डेली एक्सपेरिमेंट करते हैं और जितना मैं वीडियो में नहीं बता पाता उससे ज्यादा बियॉन्ड लिमिट्स हम ब्रेक करके कई चीजें लेकर आते हैं, पर हाँ कानून के दायरे में रह के। ऐसा नहीं है, पर यह होता है कि हाँ जिस तरह से आपके केसेस ट्रीट होते हैं और जितना कैजुअली मैंने आपके डिस्कशन में देखा है कि आपके केसेस को डील किया जाता है कैजुअल तरीके से, उतना कैजुअल हम लोग नहीं लेते। हम अपने कोर्स होल्डर के साथ पूरी इंटेंसिटी से जुड़ते हैं और पूरी जान लगा देते हैं। मैं अगर आपको एक सही फैक्ट बताऊं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे कोर्स होल्डर्स को एक चीज होती है कि शायद उन्हें फिक्र नहीं हो, पर लीगल और उनकी टीम बकायदा एक एनफोर्समेंट हमेशा बना के रखती है कि आपका इंटरेस्ट जल्दी से जल्दी अपने केस से बाहर निकलने का बना रहे, वो इंटरेस्ट खत्म नहीं हो, और हमको उनसे ज्यादा जल्दी होती है कि वो केस से बाहर निकले। तो कभी कभी ये चीज उनको जल्दी बाहर निकालने में ये भी मदद करता है। तो ऐसी चीजें भी हैं और इसके लिए सिर्फ प्रेशर बनाना या प्रैक्टिस टैक्टिक्स डेवलप करना ऐसा नहीं होता है। नॉलेज देते हैं, उस तरह की इंप्लीमेंटेशंस देते हैं और उसी तरह से रिजल्ट्स आते हैं। काफी लोगों ने हमारे यहाँ कोर्सेज के अंदर तेजी से अपने केसेस सॉल्व किए हैं। दिक्कत यही है कि मुझे भी नहीं समझ में आता है कि आखिर लोग कानून की भाषा में काम क्यों नहीं करना चाहते हैं या कानून की भाषा को समझना क्यों नहीं चाहते, वो कोई भी हो। पर अगर कानून की भाषा को एज इट इज इंप्लीमेंट किया जाए तो आप ध्यान दीजिएगा कि जजमेंट जो होते हैं वो हमेशा बेहतरीन तरीके से चलते हैं और वो लैंडमार्क भी बनते हैं। और इसका सिर्फ और सिर्फ रीजन यह है कि वो लैंडमार्क इसलिए ही बनते हैं क्योंकि उन्हें उस तरह का ट्रीटमेंट मिला है। और आप ये बात हमेशा समझ लीजिए, जो मैं आज अपनी वीडियो में भी क्लियर करूंगा, कि जजमेंट तब तक फर्क नहीं डाल सकता जब तक कि आपको कानून की नॉलेज नहीं हो। जजमेंट लगा देने से आपको कोई रिजल्ट नहीं आएगा। चलिए हम इस पूरे मैटर को असल में समझते हैं कि है ना, आपके कमेंट्स जो आज मैं पढ़कर सुनाऊंगा और उसके साथ साथ जितना हो सके आपको एनलाइटन करने की कोशिश करूंगा, आपके क्यूरियोसिटी को शांत करने की कोशिश करूंगा, आपकी जिज्ञासा को एक संतुष्टि देने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ, लीगल इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि नेगेटिव कमेंट्स जो है उनके बारे में हम आज बात कर लें। नेगेटिव कमेंट्स को पहले प्रेफरेंस मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जरूरी है। नेगेटिव कमेंट्स पे कई लोग डिससेटिस्फाइड हैं, परेशान हैं, सिस्टम मैकेनिज्म उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, उन्हें कहीं सोर्सिंग नहीं मिल रही है, एक पहेली सी उनके केस में बनी हुई है। तो पहले उन्हें रिस्पेक्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कई लोगों ने मेरे साथ भी इस तरह की बातें की है कि मैं झूठ बोलता हूं या मेरे को शायद बताना नहीं आता है, तो वो क्लैरिफिकेशन भी हम यहां पर देंगे कि हम किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं। तो यहां पर मैं पहला कमेंट जो है वो ले रहा हूं, आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, विपिन तिवारी 5075। ये हमारा एक वीडियो था जिसका टाइटल था एफिडेविट को नहीं समझा इसलिए लंबे केसेस। इन्होंने लंबा चौड़ा एक मैसेज डाला है और मैं जरूर कहूंगा कि आप विपिन तिवारी जी नीचे लिखे हुए कमेंट सेक्शन पर भी ध्यान दें। जो जस्ट आपके नीचे कमेंट हसमुख भाई जेठवा ने 1026 उनका कंप्लीट आईडी है, उन्होंने भी एक अप्रिशिएटिंग बात की है जो मैं आपके कमेंट का जवाब देने के बाद आपको दूंगा। सर गुड मॉर्निंग, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर हम आपकी दी हुई नॉलेज की बात अपने एडवोकेट से करते हैं तो बोलते हैं कि YouTube से देख के आए हो, ऐसा नहीं होता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जैसे एक कोर्स चलाते हैं ऐसे ही एक पैनल बनाइए एडवोकेट का,
जो आपके हिसाब से केस लड़े, आप उनको डायरेक्शन दीजिए, उसी को वो फॉलो करें, तब हमें आपके कोर्सेज को लेने का फायदा होगा। कुछ लोग हैं जो आपसे बात करके कोर्ट में जज से बहस कर सकते हैं, लेकिन सब नहीं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक टीम बनाइए जो हर हायर करे, उनके डिस्ट्रिक्ट में जाके उनका केस लड़े और उनको न्याय दिलाए, प्लीज सर। और मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी क्या पॉसिबल है क्या नहीं, उसका मुझे आपके लिए प्राय का इंतजार रहेगा। थैंक यू। ये 10 दिन पहले, अगर आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो 10 दिन पहले का कमेंट आया था। देखिए तिवारी जी, मैं आपको एक सच्चाई बता देता हूं कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन अभी तक वर्ल्ड में बना ही नहीं है कि जो एक पूरी कंट्री को सर्व कर सके। कंट्री में आज के टाइम में मिनिमम ये मान के चलिए कि लगभग 1 करोड़ से ऊपर लोग इन झूठे मैट्रिमोनियल केसेस में फंसे हुए हैं। समस्या यह है कि आप खुद इन केसेस को लेके इतनी इंटेंसिटी नहीं रखते हैं। अब मैं आपको पहले थोड़ा सा रेफरेंस दूंगा हमारे कोर्स होल्डर्स की, वो आपकी तरह जॉब करते हैं। इसमें ऐसे लोग भी हैं जो इमरजेंसी सर्विसेज में, जैसे लोको पायलट है, कुछ लोग पुलिस में भी हैं, इवन एडवोकेट्स भी हमारे पास आते हैं, उनके ऊपर भी मैट्रिमोनियल केसेस लगे हुए होते हैं। और ये लोग, ऐसे लोग भी हैं, हमारे पास आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर्स भी ज्वाइन किए हैं। और इन सारी प्रोफाइल्स को अगर आप देखेंगे तो ये सारी इमरजेंसी सर्विसेज में है। अगर आप, मेरा एक पॉडकास्ट है उस पर देखेंगे कि एम्स के डॉक्टर थे, डॉक्टर मृणाल, उनको भी अगर आप जाके देखेंगे तो वो भी एक तरीके से डॉक्टर होने की वजह से हमेशा बिजी रहते हैं। इवन उन्होंने तो अपने पॉडकास्ट में ये भी बताया है कि उन्होंने रेगुलर अपने केसेस को खुद फॉलो किया, हर तरह से डील किया। तो इतना मुश्किल नहीं है, ये ईज ऑफ डूइंग पे बनाया हुआ मॉडल है। इसके अंदर इतनी फुर्सत भी आपको दी जाती है कि अगर आप किसी बड़े काम में एंगेज हो चुके हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि अभी आप अपने केसेस पे ध्यान नहीं दे पा रहे, तो हम रेमेडियल कुछ चीजें आपके लिए करते हैं। यानी कि अगर ये कोशिश की जाए कि आपको हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एडवोकेट दिए जाए, तो उनकी अफोर्डेबिलिटी हम नहीं मैनेज कर सकते, उनका क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर सकते, और एक बहुत बड़ी टीम और ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी। और हम अपने कोर्सेज को इस तरह का रखना चाहते हैं कि एंट्री लेवल पे अगर कोई छोटा सा पैकेज भी रखना चाहे और उससे ज्वाइन करके एक बार टेस्टिंग मोड पे भी आना चाहे हमारे साथ, तो हम चाहते हैं कि वो कम से कम, चाहे वो गरीब तबके का आदमी हो या जिसकी इंटेंशन ये है कि पता नहीं कोर्स में क्या होगा, तो एटलीस्ट वो हमें आके टेस्ट करे छोटे एंट्री लेवल से। जैसे 35,000 का हमारा सबसे छोटा पैकेज है, उससे समझे। और आपको भी मेरी ये सलाह रहेगी कि काफी लोगों ने ऐसा भी किया है कि ठीक ठाक से वकील साहब ढूंढे हैं, जो वकील साहब उनके हिसाब से काम भी करते हैं, और हमारी तरफ से भी कुछ एडवाइसेस दी जाती हैं कि किस तरह से वकील को बताएं, गाइड करें, अपॉइंट करें, किस तरह से उन्हें मैनेज किया जा सकता है, या फिर आप खुद भी किस तरह से अपने केसेस को हैंडल कर सकते हैं। तो चॉइसेस दोनों हैं, हम किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते। आप कोई भी वकील कीजिए, तब भी ये कोर्सेज आपके लिए उतने ही फ्रूटफुल रहेंगे, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। कैसे सुनेंगे वकील साहब, कैसे समझेंगे, ये हमारे कोर्स का पार्ट रहता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट, हमेशा ज्यादातर लोगों को फायदा, इवन मैं आपको पहले ही बता दूं कि ज्यादातर लैंडमार्क जो केसेस होते हैं उनके अंदर भी इसी तरह से कोर्स होल्डर्स को फायदा मिला है। और 14% जो लोगों ने केस लड़े हैं अलग से, यानी कि जिन लैंडमार्क केसेस में आप देखते हैं उनमें ज्यादातर 14% लड़े हुए लोगों के भी जजमेंट्स होते हैं। तो ऐसा डरने की कोई बात नहीं है। आप भी की तरह वो लोग भी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, अपनी जिंदगी में काफी चीजों में बिजी हैं, टाइम की बात है, कईयों के मदर फादर बुजुर्ग हैं, उनके इलाज चल रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, वो लोग उन्हें भी टाइम देते हैं। तो ऐसा ईज ऑफ डूइंग बनाया हुआ है कि आदमी आराम से इनके साथ मैनेज कर सकता है। अब मैं अगला जो स्क्रीन आपके सामने शेयर कर रहा हूं, यानी स्क्रीनशॉट आप देखेंगे, ये आप ही के नीचे तिवारी जी एक कमेंट आया है। ये जस्ट आपकी मेंटालिटी से थोड़ा सा अपोजिट है, ये बहुत एक्साइटेड है। ये है हसमुख भाई जेठवा, 1026 इनका आईडी है। मेरे वकील ने 340 नहीं लगाया, सामने वाले ने एफिडेविट पे झूठ बोला और क्रॉस में साबित हो चुका है कि 10 जुलाई को जजमेंट है। 340 जजमेंट के बाद भी लग सकता है। देखिए, ये कोशिश तो कर रहे हैं, यानी इनका इंटरेस्ट और इंटेंशन यह है कि मुझे कोशिश तो करनी है, मैं हारूंगा तो नहीं। तो अल्टीमेटली इनको भी एडवर्सिटी फील हुई, इसी तरह से इनको दिक्कत आई, पर इन्होंने गिव अप करने के बारे में नहीं सोचा। मैं ये जरूर कहूंगा कि देखिए 340 का कोई बार नहीं है, ये इनिशियल स्टेज ऑफ केस भी लग सकता है, मिड ऑफ द केस भी लग सकता है, और केस के जजमेंट के बाद भी लग सकता है, बशर्ते कि आपके पास इतने सफिशिएंट एविडेंसेस हो कि आप डायरेक्ट उसका कन्विक्शन करा सकते हैं कि उसने कोर्ट के अंदर झूठ बोला है, यानी कोर्ट के खिलाफ बकायदा अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट किया है और उसका मिसयूज किया है कोर्ट की पावर्स का। 340 सीआरपीसी इतना ही है। और कोई भी डॉक्यूमेंट, एविडेंस या विटनेस वहां पे लाके खड़ा किया राइटिंग में या सबमिशन में, तो उन सब के ऊपर ये केस बनता है। अगला आप स्क्रीनशॉट जो देखेंगे उसके अंदर फिर आपको मैं एक नई समस्या के बारे में बात करता हूं, और ये भी आपके लिए सीखने वाली चीज होगी, जिसके अंदर आपको पता लगेगा कि हाँ किस तरह की और समस्याएं भी आती है। ये है राहुल मिक्का 83, इन्होंने कमेंट किया, बट नो सच साइटेशन और जनरल प्रैक्टिस एग्जिस्ट, फाइन योर सेइंग एज पर 123 is correct for 1 year, but what about 125(2) date of application order statutory provision
available to judge to order maintenance from date of application. How to stop judge? On that, please share any application format of citation to support your saying to achieve your situation. देखिए राहुल जी, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जजमेंट, साइटेशन, ये जो है लीगल फ्रेमवर्क में काम करते हैं और इनका फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है एग्जिस्टिंग कानून में। मैं अपने कई सालों से वीडियोस में कहता आ रहा हूं कि एजुकेटेड हो जाइए। अगर मैं तकलीफ देने वाली बात आपको बोलूं तो इस बात के लिए बुरा मत मानिएगा अगर आपको इस बात को सुनने के बाद तकलीफ हो तो। हिंदुस्तान में एजुकेटेड इंसान सिर्फ अपनी डिग्री को एजुकेशन मानता है, उसके बाद वो अपने एजुकेशन को ब्लॉक कर देता है। यानी एजुकेशन कभी खत्म नहीं होती है। अवेयरनेस भी एक एजुकेशन है और एजुकेशन हमेशा खींचते रहनी चाहिए, लेते रहनी चाहिए। और आप जब इस वक्त इतनी हॉट वाटर कंडीशन में है तो आपको जरूर ज्यादा पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। ये मैं सबको मुखातिब होकर बोल रहा हूं जो भी मुझे फॉलो करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जिस बात के लिए कह रहे हैं कि कोई फॉर्मेट दीजिए, वो दीजिए, देखिए फिर मैं ये बात वापस रिपीट करूंगा कि हर केस का अपना एक वेरिएशन होता है। यानी कि सिर्फ एक पर्टिकुलर बात से उसको अंडरलाइन नहीं किया जा सकता कि हाँ आपका केस इस बात से डिसाइड हो जाएगा। उसके बाद उसके आगे के वेरिएशन समझने पड़ते हैं, क्योंकि हर इंसान की स्टोरी अलग अलग होती है। जैसे पांचों उंगलियों के निशान एक जैसे नहीं होते, ऐसे सुनने में 125 लगता है सबका केस एक जैसा है, पर किसी के लिए भी एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट काम करता ही नहीं है। इवन हम अपने कोर्स होल्डर्स को भी ये बात सिखाते हैं कि आपके लिए ट्रीटमेंट अलग है और आपके लिए ट्रीटमेंट अलग है। हम जनरलाइज बातें नहीं करते हैं, हम स्पेसिफिक पॉइंट पे को डिनोट करते हैं, टारगेट करते हैं और उससे रिजल्ट लेके आते हैं। आप जिन जजमेंट्स की बात कर रहे हैं वो जजमेंट भी उस सुपरमेसी ऑफ लॉ को फॉलो करके ही बना है। यानी कि जजमेंट कभी भी लॉ की बाउंड्री से बाहर नहीं जाता। यानी जजमेंट समझने के लिए मैं फिर रिपीट करूंगा, आपको सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए लॉ की। और जितने लोग ये सोचते हैं कि मैं एक जजमेंट पढ़ लूंगा और आहा मैं विद्वान बन जाऊंगा, बिल्कुल नहीं है सर। यहां पर 22,000 से ज्यादा जजमेंट लाइफ में पढ़ के रख दिए हैं। आज भी सीखने का प्रोसेस खत्म नहीं हो रहा है। हर बार एक नया जजमेंट, हर बार एक लॉ के कंटेंट को दोबारा पढ़ते हैं ना। यानी अगर आप 125 सीआरपीसी की भी बात करेंगे, हमें भी हर बार एक एक वर्ड में एक एक नई बात नजर आती है। तो लॉ की प्रैक्टिस जो है ना वो कहीं भी सिंपल नहीं है। आपको ये फायदा हो सकता है कि अगर हम कभी 1-to-1 कन्वर्सेशन में आते हैं तो आपको रिजल्ट बेहतरीन मिलेगा। कई लोगों ने मुझसे सिर्फ काउंसलिंग लिए। प्रशांत झा का पॉडकास्ट देखिए, आप हमारे इस पे चैनल पे डाला हुआ है, अगर आप लॉन्ग वीडियोस में जाके देखेंगे, अभी कुछ 2-3 महीने पहले हमने डाला था। वो पार्टी इन पर्सन लड़े, पहले वो एडवोकेट साहब लेके रख रहे थे और उन्होंने सिर्फ पेड काउंसलिंग से भी हमारा से काफी काम किया। हालांकि उन्होंने काफी जो क्वालिटी हम देना चाहते थे उतनी डिलीवर नहीं हुई जो कोर्स होल्डर को मिल जाती है। तो फिर भी उनके केस में इतना फर्क आया कि आज वो दूसरी शादी करके बैठे हुए हैं, उनकी वाइफ से उनका डाइवोर्स हो चुका है, एलिमनी वगैरह की समस्या नहीं है। खैर पॉडकास्ट सुनेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरह डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेंगी। आप लोगों को एक गलतफहमी हमेशा के लिए दूर कर लेनी चाहिए कि साइटेशंस जो होते हैं वो तभी डिफाइंड होते हैं आपके दिमाग के अंदर जब वहां पर सही, क्योंकि लैंग्वेज जो है ना उस पर कमांड होना बहुत जरूरी है। क्योंकि साइटेशन कभी कभी सिर्फ एक वर्ड के ऊपर भी बना दिया जाता है, कभी कभी उसके वायलेशन पे भी खेल लिया जाता है और उस केस में हर इंसान की अपनी खुद की कंडीशंस होती हैं जिस केस से उसको डील किया गया। ट्रीटमेंट आपको भी मिल सकता है, रेफरेंस आपको भी मिल सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से आप साइटेशन पे ही डिपेंडेंट हो जाए। कोर्ट को भी साइटेशन लगा देने से ये रिजल्ट नहीं मिलने वाला है कि आपके साथ क्या हुआ था, आपकी परिस्थिति क्या है। जब तक आप जजमेंट को पूरी तरह से डिफाइन करने की पोजीशन में नहीं आ सकते, जब तक कि आप उसे प्रॉपर्ली लॉ के कंटेक्स्ट में नहीं समझते। अगला स्क्रीन पर आपको मैं बता रहा था, बहुत अच्छा समझाया, लेकिन ये बातें अगर संविधान है तो जज साहब क्यों नहीं सुनते। ब्रह्मानंद धनकर 2819 इनका आईडी है। मैं आपको एक बात बताता हूं धनकर जी कि आप दिमाग से गलतफहमी दूर कर लीजिए। जज साहब को सुनाने वाले भी होने चाहिए, ठीक है। जज साहब नहीं सुनते, मान लिया नहीं सुनते, पर अगर आप उस लेवल का प्रेजेंटेशन ही नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अपनी कहानी सुना रहे हैं कोर्ट के अंदर, तो उन्हें लगेगा ना कि भाई कुछ नहीं हुआ, सिंपल है। पति ऐसे ही बोलते हैं सारे कोर्ट के अंदर आके, ठीक है। क्योंकि सुबह से शाम हर पति ये कहता है कि हाँ साहब मैं तो, मेरी बीवी का मेंटेनेंस जो है, मतलब जो ग्रेविटी जो है ना, नेचर जो है उसका, लॉ के इंप्लीमेंटेशन का, वो आपकी बातों में एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, जो सबसे ज्यादा कॉमन समस्या मैंने आज तक नोटिस की है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, अपनी बात को अलग कह रहे हैं, लॉ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लॉ जब तक इंप्लीमेंट नहीं होता है तब तक उसका रिजल्ट नहीं आता है। बहुत एग्रेशन भी आता है लोगों को कि यार हमारी बात पूरी तरह से नहीं सुनी गई। और हम इस तरह के फिल्टर्स बता भी सकते हैं आपको कि कितने फिल्टर्स आपको चाहिए अपने केस के अंदर। डिस्कशन के मोड पे जब हम आपके साथ आते हैं, हम आपके साथ एक फोकस क्रिएट करते हैं आपके केस के अंदर और उसी तरह का एडवाइस करते हैं। कितने ही लोग हैं जो हमारी पेड काउंसलिंग में आए, रिजल्ट उन्होंने बनाया अपना बेहतरीन और काफी हद तक अपने रिजल्ट लेकर आए। आप इस बात की डिपेंडेंसी पे रहेंगे कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, ये आपकी सोच है। हम उस लिमिटेशन को ब्रेक करते हैं, क्योंकि कभी कभी आप अपने आप को नंबर दे देते हैं 10 में से 10, और जब हमारे सामने यानी एक मेंटोर के सामने जब आप आते हैं तो हो सकता है आपको 10 में से 1 नंबर मिले या फिर ना भी मिले। तो उस लेवल के स्केल को पहले चेक कर लीजिए। अपने आप को खुशफहमी में डालना कि मैंने बहुत अच्छा किया था, आपने जैसे बताया वो किया, नहीं साहब, बहुत लिमिटेशंस दिखती हैं। हर प्रोसेस में ऑनगोइंग प्रोसेस घुसा रहता है, हर डेट पर एक ऑनगोइंग प्रोसेस एक्टिव हो जाता है, हर डेट पर एक नया प्रोसेस सामने आ जाता है। तो ये चीजें
बकायदा डे टू डे मैनिपुलेशन से ज्यादा अच्छी तरह रिजॉल्व हो सकती है, बजाय इसके कि आप ये चाहें कि बस एक कमेंट करूं और मुझे पूरा केस सॉल्व करके दे दो। ये किसी का बस की बात नहीं है, क्योंकि देखिए हम कोई बाबा जी तो है नहीं जो भभूत बांटते हैं और चमत्कार करते हैं कि जाओ बच्चा उद्धार हो जाएगा, एक दिन में ही पता लग गया कि आपका रिजल्ट आ गया। पर हम आविष्कार करते हैं, हम अंधविश्वास नहीं फैलाते, हम चमत्कार नहीं करते, हम आविष्कार करते हैं। और आविष्कार करने के लिए उतना रिसर्च, उतनी R&D करनी पड़ती है। इतने कॉन्फिडेंस के साथ आगे यूट्यूब पे बोलना, कल को आप तो आम आदमी है, कल को कोई एडवोकेट साहब है, एक्सपर्ट है, वो आगे भी चैलेंज कर सकते हैं। आपके चैलेंज करने से मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है कि आपकी लिमिटेशंस है। तो हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद यहां पर अपना कंटेंट डिलीवर करते हैं और पूरी जिम्मेदारी से अपनी बात को जानते हैं कि कल को किसी ने काउंटर किया तो हम उसे समझा सकते हैं कि एग्जिस्टिंग लॉ में ये बात है। हाँ, जब मेरे पास भी अभी कई नए कोर्स होल्डर जब आते हैं तो शुरू में हम भी उनसे मजाक में पूछ लेते हैं कि क्यों, पहले कैसा लगता था वीडियो देख के, पहले लगता था कि सर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तो एक बार इसी वजह से हमने कोर्स ज्वाइन करके देखा। मगर अब उन्हें लगता है कि हाँ वो बातें धरातल पर भी हैं, उनके सॉल्यूशंस भी हैं, क्योंकि फिर उन्हें समझ में आता है कि हाँ केस का वेरिएशन जब तक इन्हें नहीं पता चलेगा ये अपने रिजल्ट को डिसाइड नहीं करा सकते। और ये लिमिटेशन है साहब, मकान सब मकान ही होता है पर हर मकान का नक्शा अलग होता है। चाहे आप एक ही साइज का मकान ले, सबकी डिजाइनिंग अलग अलग होती है। रहना वही है, हर मकान में किचन भी होगा, बाथरूम भी होगा, 2 बेडरूम या 3 बेडरूम भी होंगे, फैसिलिटीज लगभग वही होंगी, पर कैसे अरेंजमेंट कर रहा है, कैसे मैनिपुलेशन कर रहा है, कैसी सामने वाले की डिमांड है, हर केस टू केस वेरी करता है। इसीलिए आपको कभी अगर ये लिमिटेशन महसूस हो तो बेटर है कि आप डिस्कशन पे आए। आपको डिस्कशन में बहुत सारे एग्जीक्यूशन हम सिखाएंगे और वो रास्ता जो है वो ज्यादा आसान हो जाता है। अगला जो है वो वापस राहुल पाटिल जी का है, जो कहते हैं कि एनी जजमेंट ऑफ इंटरेस्ट रिजेक्टेड ड्यू टू लैक ऑफ प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस। देखिए राहुल जी, ड्यू टू लैक ऑफ नेग्लिजेंस, सिर्फ नेग्लिजेंस की बात नहीं हो रही है, वहां पर रिफ्यूजल की भी बात होती है, वहां पर अनेबिलिटी की भी बात होती है। कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अनेबल होना और इनकैपेबल होना लगभग एक ही है? नहीं, दोनों में बहुत बड़ा ग्रेविटी का और अपनी डिग्री का फर्क है। अनेबल टेम्पररी फेज है जिसको आज तक कोर्ट्स में एग्जीक्यूट कराया ही नहीं गया। यानी कि कोई भी इंसान जब अनेबल है तो उसकी कोई फिजिकल कंडीशन या उसकी कोई पैरालिटिक कंडीशन या कोई स्ट्रॉन्ग लिमिटेशन बाय बर्थ नहीं दिखती है। अनेबल का मतलब है कि आज सॉरी आज की स्थिति में मैं इस चीज के अंदर डील नहीं कर पा रहा हूं जिसे मेंटेनेंस कहते हैं, तो इसलिए मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए। परमानेंट सॉल्यूशन होना मेंटेनेंस के लिए इतना जरूरी नहीं है, मगर अगर वाकई कोई इंसान ऐसा है जिसने अपनी पूरी जिंदगी गृहस्थी को दे दी है, यानी महिला के रूप में, तो उसके लिए एक विशेष व्यवस्था की जा सकती है। पर निग्लेक्शन और रिफ्यूजल का पॉइंट हमेशा हवा में रहता है, वो दिखाना पड़ता है, उसके बगैर कोई भी पॉसिबल काम नहीं हो सकता। जजमेंट्स बहुत सारे हैं, रिजल्ट्स बहुत सारे हैं जिस पर महिलाएं फेल हुई। हमने खुद ने अपने ऐसे कई लोगों को इसी आधार पर निकाला है कि मेंटेनेंस लगा ही नहीं और आसानी से वो बिना मेंटेनेंस के अपना केस भी खत्म करा के आ गए और बहुत कम टाइम में कराया। तो कई बार ऐसा होता था कि मैं अपने कोर्स के लिए कभी कभी आपको प्रमोट करता था तो आपको ऐसा लगता था कि शायद ऐसे ही बोल देते हैं बहुत कम टाइम और पैसे में, पर जब हमारे साथ अभी भी वो कुछ लोग काम कर रहे हैं तो हमारे साथ वो यहाँ रहते हैं तो बहुत सिंगल पॉइंट का भी डिफरेंस दिखता है ना, तो आपको रिजल्ट आ जाता है। तो हमारे कई कोर्स होल्डर अभी भी एक्टिव हैं, कईयों ने इसी तरह से आसानी से केस अपना खत्म कराया। उस लेवल का हम लोग आपको नॉलेज देते हैं कि ऑटोमेटिकली आपको लगता है नहीं बात बिल्कुल सही बोली थी, डिलीवर भी हो रही है। दोस्तों रिजल्ट के लिए अगर आपको इतना ही फर्क पड़ता है तो फिर मेरी वही समस्या जो आप समझते हैं कि वो इतनी गंभीर नहीं है कि आप उसके ऊपर थोड़ा सा अपना लॉक एग्जीक्यूशन पे काम करें। अब हम बात करते हैं गुंडप्पा अगवांदी 5251। इन्होंने कहा था मायके से केस डाला गया है तो काउंटर केस पति के जुरिस्डिक्शन में लगाएं या पत्नी के मायके के जुरिस्डिक्शन में लगाएं। तो ये बताओ, सवाल बचकाना सा है बट बेस क्लियर हो जाएगा सर, प्लीज जवाब दे दें, बड़ी मेहरबानी होगी। सर देखिए, आपने जो सवाल पूछा ये बचकाना नहीं है, ये बहुत टेक्निकल है और ये मैनिपुलेटिव भी है। मतलब इसमें एक स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन आपके लिए बनता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनको पर्टिकुलरली आप काउंटर के रूप में यूज कर सकते हैं, स्पेशली 340 वो वहीं से लगेगा जब पत्नी ने अपने पीरियड से केस लगाया है, उसी कोर्ट में ही लगेगा। बाकी मैक्सिमम अगर आपके पास क्रिमिनल और सिविल केसेस हैं तो सबसे पहला एडवांटेज मैं ये बता देता हूं कि आपके केस कभी ट्रांसफर नहीं होंगे, क्योंकि सिर्फ मैट्रिमोनियल जो केसेस होते हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, हिंदू मैरिज एक्ट या मुस्लिम पर्सनल लॉ या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट से रिलेटेड जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं। बाकी केसेस को ट्रांसफर कराना आसान नहीं है, खासतौर से तब जब आप सामने वाले का अपराध डिस्क्लोज करने जा रहे हैं। तो वो क्योंकि घटनास्थल का संबंध जो है वो ससुराल से है लड़की की और ससुराल में आप रहते हैं, और इसी वजह से घटनास्थल का संबंध होने की वजह से डिक्लेरेशन जो है पत्नी का वो सारी घटना वहां होने की बात बता रही है जो कि झूठी है। तो इसका एडवांटेज आपको हमेशा मिलेगा और फायदा मिलेगा कि आप अपने घर के वहां से लगा सकते हैं, पीआर में जाने की जरूरत नहीं है जहां पर उसने बाकी के केस लगा रखे हैं, उनके उठाकर फैक्ट्स आप यहां यूज कर सकते हैं।
बस इतना सा ध्यान रखिए, एक क्लॉज जरूर डालना है आपको, अपनी एप्लीकेशन एक अलग से जोड़नी है अपनी ड्राफ्टिंग के साथ, कि क्योंकि मेरी बीवी ने सारा जिक्र घटनास्थल का किया है तो जुरिसडिक्शनल मैटर यहां का बनता है। वो मैटर जो है 490 का लगा या डीवी का बनाना, वो एक एक्स्ट्रा प्रोविजन है कि वो लगा सकती है। पर अगर मेरे को काउंटर केस लगाना है तो कोर्ट मुझे जुरिसडिक्शनल मैटर पे मना नहीं कर सकती, क्योंकि सेल्फ डिक्लेरेशन है मेरी बीवी का, जिसने अभी उन केसेस में जाके वहां झूठ बोला है। तो कई बार ऐसे घुमा देते हैं वर्बली कह के, यार नहीं यहाँ का जुरिसडिक्शन, ये केस वहां लगाया तो वहीं लगेगा। ये सब फालतू बातें हैं। घटनास्थल के संबंध की बात जहां की गई है, सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन वहीं होता है। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आएगी, ठीक है। और घटनास्थल से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपके पास एविडेंस में होनी चाहिए। आप बहुत बड़ा फर्क महसूस करा सकते हैं कोर्ट के अंदर, तब आपको इतना ग्रांटली लिया भी नहीं जाएगा। फिर है रोनित कुमार, 490 डे में 5 ईयर्स हो गए हैं बट आज तक चार्जशीट नहीं आया है, क्या करना चाहिए? रोनित जी, चार्जशीट अगर आपके केस में नहीं आई है तो इसमें आपके लिए मैं ये कहूंगा कि मुबारक हो, आप खुशकिस्मत है। और लोगों ने केस फेस कर लिया 4-5 साल में, अभी तक आपने केस फेस नहीं किया। चार्जशीट का डिले टैक्टिक्स का पैटर्न समझिए, चार्जशीट का लॉ पढ़िए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है चार्जशीट से लेकर और चार्ज फ्रेम तक आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि आपके खिलाफ चार्जशीट नहीं है, पेश हुई है। प्रिस्क्राइब टाइम जो पहले सीआरपीसी में था वो 60 + 30 दिन का था, यानी 90 दिन तक था। ये 30 दिन बाद 30 दिन के लिए एक्स्ट्रा परमिशन लेनी पड़ती है 60 दिन पूरे होने के बाद। मगर अब जो है वो हो गया है अब 90 + 30 का, यानी 90 दिन तक तो पुलिस की अपनी सेल्फ पावर है कि वो चार्जशीट को सबमिट ना करे, पर उसके बाद जो एक्स्ट्रा 30 दिन चाहिए होते हैं, 120 दिन तक उसको खींच सकती है, वो मजिस्ट्रेट या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की परमिशन से चाहिए होते हैं। उसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं है। उसके बाद अगर कोई एक्सटेंशन है तो आप चार्जशीट पेश करके और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बारे में पुलिस कह सकती है कोर्ट को। पर चार्जशीट को 5-5 साल होल्ड करना है, इसका मतलब चार्जशीट डेड हो चुकी है। आप उसको सीधा ले जाके हाईकोर्ट में सिर्फ टाइम लिमिटेशन से बाढ़ होने की वजह से उसे क्वैश करा दीजिए। आपको कोई केस के कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने पड़ेंगे। इतना सा ही कंटेंट आपके लिए बहुत है, सफिशिएंट है और रीजनेबल है। और मैं कहूंगा कि आपको अगर कोई एडवाइस करेगी नहीं एक बार तो कोर्ट में चार्जशीट आने दो, केस तो देखना ही पड़ेगा, आपके खिलाफ एफआईआर हुई है, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप खतरे में हैं, गलत जगह पे हैं, आपको वहां से निकल जाना चाहिए। अगला है रोनित कुमार जी का। रोनित कुमार जी की बात, एक और मेरे पास केस आया था, कमेंट आया था, ये था इमरान DL1NP का। इन्होंने 1 साल पहले डाला था, पर क्योंकि ये बातें 2 जनों ने मिलकर करी थी तो मेरे को लगता है कि कई बार इस तरह के कॉमन जजमेंट वो आते हैं मैटर्स, कि इसलिए मैंने सोचा कि इसको पिक करना चाहिए। इन्होंने कहा प्लीज वो जजमेंट शेयर करें जिसमें 340 सीआरपीसी पे लगाने पर वाइफ को जेल हुई है। 340 सीआरपीसी में मेंटेनेंस के केस में नहीं, बैंकिंग के केस में, फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर कई जगहों पर बहुत लोगों को जेल हुई है। 340 सीआरपीसी में अगर लिखा हुआ है कि जेल होगी तो फिर होगी, उससे कोई नहीं रोक सकता। 340 सीआरपीसी ट्रायल का केस नहीं है, ट्रायल इससे कोई संबंध नहीं है। ये एक शो कॉज नोटिस का मैटर है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट मैटर यह है कि समरी फॉर्म में चलता है, इसको लंबा नहीं कह सकती कोर्ट। इसीलिए एक भैया ने फिर नीचे भी लिखा, मिस्टर मीमरान 87, 11 महीने पहले इन्होंने लिखा था कि प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है दोस्त। देखिए सर, ये बड़े दुख की बात है कि आजकल लोग बिना कानून पढ़े सिर्फ जो सामने हो रहा है उसको फेस करके आ जाते हैं, बिना कानून पढ़े अपना केस फेस कर लेते हैं, और फिर उनके जो एडवर्स रिजल्ट्स आते हैं उससे एक माइंडसेट बना लेते हैं कि कोर्ट्स में सुना नहीं जाता है, कोर्ट्स के अंदर सही तरीके से प्रोसीडिंग्स नहीं चलती हैं, या वकील साहब ने उनकी बात ढंग से प्रेजेंट की या नहीं की, या वो खुद भी। देखिए एक बात हमेशा समझ लीजिए इन दोनों की बातों से, कि अवेयर पार्टी ही कोर्ट में केस जीत सकती है। ये दुनिया का सार्वभौमिक सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है साहब। जिस पार्टी के पास अवेयरनेस है, जिसको खुद को पता है कि मेरे लीगल कंटेंट क्या है, मेरे इसमें लीगल राइट्स क्या है, मैं किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करा सकता हूं, इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, कैसे नहीं हुआ है, क्या इसमें फॉल्ट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, क्या मेरिट्स हैं, अगर ये सब रिजॉल्व करना पार्टी समझ रही है, और अगर आप इसे कहते हैं कि रॉकेट साइंस है, तो दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी है। ये सबसे आसान है। 490 डे में हम अगर अपने कोर्स की बात करें तो सिर्फ 1 महीने में हम 490 डे पूरा रेडी करा देते हैं। लेंदी होता है पर सबसे फास्ट रिजल्ट आता है। 125 सीआरपीसी हम 20 से 22 दिन में रेडी करा देते हैं। मतलब आपको लगता है कि हाँ मेरा कंटेंट काफी डिलीवर हो गया। उसके बाद टाइम टू टाइम कई प्रोसेस की चीजें डिस्कस होती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि वो। और इसी तरह से डीवी में भी हम एक फास्ट ट्रीटमेंट देते हैं आपको अवेकन करने के लिए, अवेयर करने के लिए 15-16 दिन के अंदर। कभी कभी हमें लगता है कि बैच इस तरह का बनाए कि हाँ ठीक है इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, तो प्लस माइनस हो जाता है टाइम में, पर हाँ 2-2.5 महीने बाद बंदा अपने आप को काफी मजबूत पा रहा होता है, रिजल्ट्स निकाल रहा होता है, खुश होता है। और रही बात 340 सीआरपीसी की, 2 दिन लगते हैं सर तैयार कराने में, और 2 दिन बाद बंदा कहीं नेगेटिव नहीं होता, कहीं थॉट प्रोसेस उसका नेगेटिव नहीं होता। आपका रेडी करने से मतलब यह है कि वो टाइमिंग प्रोसेस चलता रहता है, पर आप इस तरह से हो जाते हैं कि आपको ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी क्लियर हो जाती है। इसलिए इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें कि कुछ नहीं होता है कोर्ट के अंदर, रिजल्ट नहीं आता है कोर्ट के अंदर, फायदा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। और अगर आप इस सच्चाई पे ध्यान दे रहे हैं तो फिर आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता।
अगला जो इन्होंने मांगा, मास्टर शेफ ने जजमेंट लिंक भी शेयर करिए सर, वुमन कभी जेल नहीं गई है, कृपया झूठ ना फैलाएं। हाँ सर, अगर आपकी जानकारी में नहीं है तो ये सच है कि हाँ कभी कोई वुमन जेल नहीं गई है, पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कई बार वुमन जेल गई है। किसी शॉर्ट पे इन्होंने हमारे शॉर्ट वीडियो के ऊपर कमेंट किया था। शॉर्ट वीडियो की लिमिटेशन ये होती है कि उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये चीजें अलाउड नहीं होती, ये यूट्यूब की पॉलिसी है। दूसरी बात, शॉर्ट वीडियो में हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते कि जिस जजमेंट को नहीं समझाया उसको डिलीवर करें। आपका शौक है जजमेंट इकट्ठा करना, ये ताश के पत्ते नहीं है कि आप सोचेंगे कि मैं इतनी वेराइटीज सारी इकट्ठी कर लूंगा। दूसरी चीज, कभी कभी हम अपना खुद का भी एक्सपीरियंस वहां शेयर करते हैं, जो हम आपके जैसे कई लोगों के साथ कोर्स के दौरान उन चीजों को इंप्लीमेंट करके देख चुके हैं, उनसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, फायदा हो रहा है लोगों को। तो कभी कभी उस तरह की डिस्कशन भी यहाँ पर आ जाते हैं, सॉरी। तो आपको इस बात के लिए खेद प्रकट करना कि जजमेंट नहीं था तो इसलिए वो हो गया, सर नॉलेज का एनहांसमेंट का खेल है और कुछ नहीं है केसेस लड़ना। आपके पास नॉलेज है, रिजल्ट आएगा 100%। आपके पास नॉलेज नहीं है, रिजल्ट नहीं आएगा 100%। 100% नहीं तो 50-50 होकर आएगा, पर पूरा नहीं आएगा। आपको अगर जल्दी निकलना है तो आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, अपने लेवल पे बढ़ाइए। तो एक और इसी तरह का अब हम कमेंट पढ़ते हैं जिसके अंदर आपको एक्चुअली एक नई चीज जानने को मिलेगी। अरविंद मिश्रा 5J, सर जी फैमिली कोर्ट के जज सुनते ही नहीं है। मैंने सीआरपीसी 340 की एप्लीकेशन मूव की थी, बट फैमिली कोर्ट ने उसको इग्नोर करते हुए प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू रखी। सर 340 सीआरपीसी जो है ना, वो प्रेम पत्र नहीं है जो आपने कोर्ट में ले जाके दे दिया, उसका एक मैकेनिज्म है। आपको बुरा लगा होगा मेरी बात सुनने के बाद, पर सच्चाई यह है कि मैंने जब लोगों की 340 सीआरपीसी की ड्राफ्टिंग देखी है तो उसको देखकर मेरे कान सन रह गए और कनपटी गर्म हो गई कि ये कैसे बनाई जाती है ड्राफ्टिंग। देखिए सर, जैसे एक गाड़ी का पूरा मैकेनिज्म होता है, गाड़ी के अंदर एक पूरी इंजीनियरिंग होती है, ऐसे ही 340 सीआरपीसी पूरी इंजीनियरिंग मांगती है। आपको सुनने में बस चबाकर मुंह के अंदर बोलने में तकलीफ नहीं होती है कि 340 सीआरपीसी है, पर जब इसका ड्राफ्ट रेडी हुआ था, जब हमने इसको पूरा बनाया था, हमें 1 साल पूरा रिसर्च करके एक एक लैंग्वेज को सेट करके तब इसका ड्राफ्ट रेडी किया था। और अब भी वो अलग अलग वेरिएशन में हर बार अपनी फॉर्मेटिंग चेंज करता है, यानी हर केस के अकॉर्डिंग उसके अंदर ट्रीटमेंट्स अलग होते हैं। और इसी वजह से काफी लोग ये सोचते हैं कि 340 सीआरपीसी की बस ऊपर से कुछ बातें लिख के डाल दो और कोर्ट को कह दो कि इनिशिएट कर दो। कोर्ट कैसे उसके अंदर आपको सुनेगी, कैसे सामने वाली पार्टी को बुलाएगी, नहीं बुलाएगी, ट्रायल का मौका देगी, नहीं देगी, जमानत उसकी होगी, नहीं होगी, किस ग्रेविटी का ये केस है, ये सारी चीजें कोर्ट के सामने डिलीवर होनी चाहिए। कोर्ट अगर नहीं सुन रही है तो उतनी मजबूत आपकी लैंग्वेज भी होनी चाहिए। कई बार होता है कि जजेस को लगता है ठीक है यार मेंटेनेंस दिला दो, क्यों इतना फसाद करना, पता नहीं इन्होंने ऐसी घुमा दी होगी 340, अब लड़की है कुछ तो छोटी मोटी गलतियां करके आई जाती है कोर्ट में। तो कुछ लोग इतनी हम्बलनेस क्रिएट करते हैं, पर अगर आपकी इतनी स्ट्रेंथन जो मैंने तरीका बताया ड्राफ्टिंग बनती है तो आपको रिजल्ट पक्का आएगा। 340 सीआरपीसी पर्जरी का केस है। अभी मैं यहाँ पे काफी लोगों से पूछूं कि पर्जरी क्या होती है, तो आधे से ज्यादा लोग कमेंट सेक्शन में बता नहीं पाएंगे कि पर्जरी होती क्या है। तो दोस्तों इसका मैं एक सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा। इस पूरे मैटर को अगर आपने समझा हो तो फिर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।